कह रहे थे, वो आपकी बात बीच में रह हाँ, गई थी। मुझे याद है मैं क्या बात करना था मुझे। हम ये कह रहे हैं सर जी हम्म। कि इसको फील मत करिएगा। हाँ हाँ। एक व्यक्ति 9 दिन के अंदर 1 करोड़ लोगों को खड़ा कर रहा है, अगर वो अब चाहते तो। नहीं, एक व्यक्ति सिस्टम बिल्कुल नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? एक व्यक्ति को मैक्सिमम, जो मैथिली शरण गुप्त जिसने प्रोग्राम चालू किया है, उसे 90 लोगों को जोड़ना है केवल। एक व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा। राइट। जो व्यक्ति जो है ना पहले दिन जुड़ेगा, उसे केवल 80 व्यक्तियों को जोड़ना है। जो व्यक्ति दूसरे दिन जुड़ेगा, उसे 70 व्यक्तियों को जोड़ना है। जो व्यक्ति तीसरे दिन जुड़ेगा, उसे 60 को जोड़ना है। जो व्यक्ति चौथे दिन जुड़ेगा, उसे 50 को जोड़ना है। जो व्यक्ति 5वें दिन जुड़ रहा है, उसे 40 को जोड़ना है। जो 6वें दिन जुड़ रहा है, उसे 30 को जोड़ना है। जो 7वें दिन जुड़ रहा है, उसे 20 को जोड़ना है। जो 8वें दिन जुड़ रहा है, उसे 10 को जोड़ना है। और जो 90 करोड़ लोग जो है 9वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। 9वें दिन वाले को किसी को नहीं जोड़ना है। हाँ, मतलब उसे संकल्प और सफल और प्रयास जरूर करना है, लेकिन जोड़ना किसी को नहीं है। इस तरह से कितने हो जाएंगे 90 दिन में? 100 करोड़। 100 करोड़ हो जाएंगे? यस यस सर, समझाए आपको? समझाइए। देखिए, आज मैथिली शरण गुप्त ने चालू किया जी। और मिस्टर नरेंद्र सिंह और 8 और व्यक्तियों को मैंने खोजा और उनको अच्छे ढंग से पूरी बात समझाई और उनसे कहा कि आपको संकल्प लेना है, शपथ लेना है, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप इतने वर्षों तक जुड़े हुए हैं, उसके 10 ऊर्जावान लोगों को आइडेंटिफाई करके आपको 9 दिन तक जो है ना जोड़ना है। ये संकल्प 9वें दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? जी। तो 1 + 9 हम आज 10 हो जाएंगे, पहले दिन के नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। पहले दिन 10। और ये 10 लोगों ने संकल्प लिया है कि वो अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से भी वो जुड़े रहे हैं, उनके 10-10 ऊर्जावान लोगों को, जिन्हें अपने लिए अच्छा भारत चाहिए, ऐसे लोगों को जोड़ना है, ठीक है ना? तो 10 दाम में 100 हो गया। तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ रुपए। 1 मिनट। पहले दिन 100, पहले दिन 100, पहले दिन 10, पहले दिन 10, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000। अच्छा, वो 10-10 जोड़ेंगे तो 1000 हो गए। करेक्ट। और 1000 10 को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 लोग 10 को जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख जो है ना 10 को जोड़ेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख 10 को जोड़ेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ 10 को जोड़ेंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा। और 10 करोड़ 10 को जोड़ेंगे तो 100 करोड़। 100 करोड़। सर देखो, इसकी खासियत ये है, देखो सर फार्मूला तो बढ़िया है, बट देखो एक चीज है, फार्मूला को अभी अपन एक किनारे रख दें। हाँ, मैं उन दुष्टों को जानना चाहता हूं जो आज की दुष्टता को झेल रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके चुने हुए नेताओं के द्वारा जमा किए गए असामाजिक तत्व उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी फिजिकली मारपीट लगा रहे हैं, उनकी संपत्ति पे कब्जा करने के लिए झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, उनकी संपत्ति औने पौने दानों में खरीदी जा रही है। जो आज इस व्यवस्था से दुखी है, ना तो हम उससे कह रहे हैं कि भाई साहब पैसे दो, ना हम उससे ये कह रहे हैं कि भाई आप चक्का जाम करो या जुलूस निकालो या धरना दो, ना हम उससे कह रहे हैं कि भैया हमने ज्ञापन बनाया तुम इसमें हस्ताक्षर कर दो, ये भी नहीं कह रहे हैं। ना हम कह रहे हैं कि कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हमारे साथ चलो। ना हम उससे कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में PIL लगाना है, हमारे साथ चलो। ना हम जंतर मंतर पे जाने के लिए कह रहे हैं, राइट? और हम तो नरेंद्र सिंह जी आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी सोच बदलो, हम आपका चिंतन बदलने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, हम आपको अपनी क्रियाकलाप और रूटीन बदलने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। फिर यदि आज आप जुड़ के अपने ही 10 लोगों को नहीं जोड़ने में, जिसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है और वो भी नहीं कर रहे हैं, और आप साथ में ये भी कह रहे हो कि नहीं नहीं साहब ये तो कभी नहीं होगा, तो नरेंद्र जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैथिली शरण गुप्त जी आपसे कुछ करा रहे हैं क्या? नहीं। तो जब नहीं करा रहे हैं और मैथिली शरण गुप्त सब चीज का ठेका ले रहे हैं और कह रहे हैं कि 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत हम जमीन पे उतारेंगे और आपको 5 मौलिक अधिकार भी दे देंगे, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा,
जिसमें हम आपको ट्रेन करेंगे, आपको टूल्स देंगे, आपको इक्विपमेंट देंगे, आपको उसमें सिद्धस्त बनाएंगे, आपकी टीम बना देंगे और आपको कहीं रोजगार मांगने नहीं जाना होगा। हमारी ही जो है ना जो सिस्टम है, जो कि कंपनियां होंगी, वो आपको संपत्ति, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देंगे। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि पैदा हो जाएगी। इसका मतलब है आपको ये 5 मौलिक अधिकार देने के लिए हमें भारत सरकार से 1 पैसा नहीं चाहिए। उल्टा जो है, हमारे क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुने से भी ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि भैया अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त करना होगा। फिर हमने हर भारतवासी के 2 अकाउंट कर दिए, एक अकाउंट अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो भैया पैसे के लिए आपको किसी बैंक के या साहूकार के पास नहीं जाना है। आप चेक काटोगे तो वो ऑनर होगी, जबकि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं है, क्योंकि वो आपके डेबिट अकाउंट से उतना पैसा, बहुत काम की चीज है, डेबिट अकाउंट से उतना पैसा आपके पास आ जाएगा और आपकी चेक भी ऑनर होगी। और यदि आप जो है ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई शेड्यूल करेंगे तो वो भी अपने आप में ऑनर होगा जी। अब ये कहने कि हम तो दुष्ट लोग हैं, यदि हमारे हाथ में ये अधिकार दे दिया जाए तो हम रोज ही चेक काटेंगे, रोज ही ट्रांजैक्शन शेड्यूल करेंगे, कहेंगे चलो ऐसा करते हैं। ये ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे जी? हम में से बहुत सारे दुष्ट ऐसा करेंगे। तो उसके लिए सिस्टम है कि सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, आपके साथ बैठ के कहेगा कि भाई आपने इतना जो है ना वो कर लिया है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आओ हम आपकी दिक्कत को दूर करते हैं, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको टूल्स भी देंगे, आपको इक्विपमेंट भी देंगे और आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा के आपको समर्थ बना देंगे। तो आपके पास कुछ नहीं है, तब आपको कुछ समृद्ध बनाने का भी हम आपको मौलिक अधिकार दे रहे हैं। हाँ, यदि इतना करने पे भी नहीं करोगे तो भाई साहब फिर जेल में जाओगे। तब तक जेल के नियम बदल जाएंगे। जेल में आपको फ्री में भोजन नहीं मिलेगा, उसमें आपको वहां मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत का एक हिस्सा जो है ना आपके ऊपर भोजन आदि पे खर्च किया जाएगा, आपके कपड़े से लेके जो भी खर्च होगा वो आपके ही डेबिट अकाउंट पे माउंट किया जाएगा और वो आपको कमाना पड़ेगा। और जो आपकी बाकी लायबिलिटी हैं वो भी जो है ना आपकी जो आप अर्न करोगे उससे सेटल होगा। मतलब इसका मतलब है आपको अर्न करना मजबूरी होगी, जेल के अंदर करो या जेल के बाहर करो। जी, आप बात समझ रहे हो ना? मतलब आपके पास गरीब बने रहने का विकल्प खत्म हो जाएगा जी। आपको रोजगार होना ही पड़ेगा, रोजगार करना ही पड़ेगा। आपको जो है स्वस्थ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट टू स्वस्थ होगा, जहां आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपका प्राणायाम होगा, सब कुछ होगा। बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? उसके लिए तो अभी मैंने ये समझाया ना कि अज्यूम करिए कि नरेंद्र सिंह जी बेरोजगार हैं, ठीक है ना जी। अब नरेंद्र सिंह की बेरोजगारी का 2 तरीका है नरेंद्र सिंह तक पहुंचने का। या तो नरेंद्र सिंह जी आवेदन करें कि भाई साहब मैं बेरोजगार हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है जी। और एक दूसरा तरीका है कि आपने पैसा खर्च कर दिया और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि आप बेरोजगार हैं और आप कमा नहीं पा रहे हैं। तो आपको हर केस में आवेदन लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों परिस्थिति में हमारा सिस्टम आपके पास पहुंचेगा या आपको अपने पास बुला लेगा और आपसे विस्तार से बातें करेगा कि हम आपको कैसे समृद्ध बनाएं। आपकी शिक्षा की जरूरत है तो उसे आइडेंटिफाई करेगा वो, यदि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो आइडेंटिफाई करेगा, आपसे चर्चा करके आपका फील्ड तय करेगा और आगे आपको क्या क्या प्रमोशन मिलना चाहिए वो भी तय करेगा और उसकी रणनीति बनाएगा। उसके लिए यदि आपको टूल का उपयोग करना है, इक्विपमेंट का उपयोग करना है, मशीन का उपयोग करना है तो वो मुहैया भी कराएगा, उसमें आपको सिद्धस्त बनाएगा और फिर वो आपको रोजगार मांगने कहीं नहीं जाना होगा, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भेज दिया जाएगा। तो उसके लिए ऑलरेडी जो है बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके तहत क्या राष्ट्रीय संपदा को हमें निर्माण करना है। यदि पूरे देश के 140 करोड़ लोग लग जाएं तो भी हमें लगता है कि 100 साल से ज्यादा लगेगा, तब हम उस राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर पाएंगे। मतलब एक पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं सर जी, आप जो पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं जिसमें झूठी गवाही, झूठे मुकदमे लोगों पे ऊपर लाज होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली तो बात हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जिन नियम कानूनों से आप बंधे हुए हैं, ये अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे।
जी। उनको अपमानित करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए जी। और बरसों बरस प्रक्रिया में उलझा करके प्रताड़ित करते हुए न्याय से वंचित करने के लिए ये नियम कानून बनाए गए थे। जी। इसीलिए न्याय के देवता या देवी अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। जी। हमारे देवी देवताओं का गुण क्या है? 5 गुण हैं। ओमनी पोटेंट, जो सर्वशक्तिशाली है। जी। ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह पे उपस्थित है। ओमनी सेंट, जिसे हर चीज का ज्ञान है। जी। राइट। और ओमनी बेनवोलेंट, जो सर्व दयालु है। जी। ये इनकी न्याय की देवी में इनमें से कोई भी गुण नहीं है। कोई गुण नहीं है। एक भी गुण नहीं है। उल्टे से अंधी और है। तो आज की व्यवस्था न्याय नहीं दे पाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि 21 लक्ष्यों में पहला लक्ष्य क्या है कि गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था को जो है अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। उसे वेतन नहीं मिलेगा। आज तो वेतन मिलता है और वो घूस ऊपर से खाता है। हमारे मॉडल में उसे वेतन नहीं मिलेगा, उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और रेवेन्यू स्ट्रीम किसकी मिलेगी? काम करने की मिलेगी। तो और वो कौन देगा? वो शासन के खजाने से नहीं आएगी। यदि नरेंद्र सिंह का काम हो रहा है तो नरेंद्र सिंह के उससे उसका पेमेंट होगा और नरेंद्र सिंह को इतना समृद्ध बनाया जाएगा कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? राइट। अब जो है, जब आपका काम हो रहा है, जब आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है, उसी समय आपके काम का आकलन कर लिया जाएगा और जितने भी टोटल आप काम करेंगे साल भर में, उसके आधार पर एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगी। वही आपकी एसीआर होगी। लिहाजा जो है उसी के आधार पर आपको पदोन्नति मिलेंगी, प्रमोशन मिलेंगे। इसका मतलब है, और उसी के आधार पर आपको पदस्थापनाएं मिलेंगी। इसका मतलब है कि आपको अभी जो वर्तमान अधिकारियों और नेताओं की चमची मानना पड़ रही है और उनके जो है ना बेगारी भी करना पड़ रही है, उस सब से आप बच जाएंगे और आपकी पूरी एनर्जी उसमें चली जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। तो नई शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? आज तो आप कहते हो कि साहब हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी अभी पुलिस पे आइए, अभी पुलिस पे आइए। ये जो झूठी गवाही होती है, इसको कैसे रोकेंगे आप? सबसे पहले तो इसे अपराध बनाया जाएगा। अच्छे। ये इसको कहते हैं PERZURY, परजरी का ऑफेंस कहते हैं इसको। परजरी का ऑफेंस कहते हैं। आर साइलेंट टाइप का होता है परजरी। जी। तो परजरी के 4 ऑफेंस होंगे। जी। झूठी रिपोर्ट देना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना। अच्छे। तो फरियादी जो झूठी गवाही जो रिपोर्ट करेगा वो जेल में सड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा झूठी गवाही दे रहा है? वो जो है ना नियम सिद्धांतों में सिद्ध करेंगे ना। उसके लिए बहुत से टूल्स होंगे। देखो, आपको जो है ना, आप सबके ज्ञानी क्यों बनना चाहते हैं? जिस मोबाइल से आप एक मिनट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जिम्मेवारी आप मैथिली शरणगुप्त पे छोड़िए ना, जिनको इतने साल का अनुभव है। जी। आप उसको जो है ना अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको तो कुछ करना नहीं है उसमें, ना नियम कानून बनाना है, ना सिस्टम बनाना है। तो वो मैथिली शरणगुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए ना। उनके पास 41 साल का अनुभव है। नहीं, देखिए, उसको समझाने में हम अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहेंगे। समझाना नहीं है सर, थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे जिससे। देखो, लाई डिटेक्टर होता है, वो होगा। टेक्निकल एविडेंस होंगे। साले तुम वहां हो ही नहीं, तुमने साले कैसे गवाही दे दी? चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ सेंसर्स लगेंगे और CCTVs लगेंगे और ढेर सारे सेंसर लगेंगे। होगा तो आपके हाथ में भी एक जो है ना वाटर प्रूफ जो है ना वो पहना दिया जाएगा, डिवाइस जो आपको ट्रैक करेगा। अच्छे। क्या झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? नहीं, वो आप कहाँ गए थे, क्या गए थे, वो ट्रैक करेगा। यदि जरूरत होगी तो उसमें एक माइक्रोफोन लगा देंगे। तो आप चिंता मत करिए। उसके लिए हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पे बैठे हुए हैं, जितनी बीमारी होगी उतना इलाज कर दिया जाएगा। वेरी गुड। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितने बीमार हैं। राइट। मतलब यदि आपको जो है ना कैंसर हो गया है तो आपका ऑपरेशन करके अंग भी काटेंगे। कोई ऐसी भी चीज होती क्या कि आदमी सामने बोलेगा तो ये झूठ बोला कि सही बोल रहा है, उसको पकड़ में आता है। इसको लाई डिटेक्टर कहते हैं ना, पॉलीग्राफी टेस्ट कहते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट। हाँ, ये भी होगा। क्या बहुत महंगा होता है क्या सर? नहीं, कोई महंगा नहीं होता है। तो ये थानों पे लगाया जा सकता है क्या सर?
थानों पे क्यों लगाना है? तो कोर्ट में लगेगा। हाँ, थाने पे भी लगाया जा सकता है। थाने पे जो गवाही देता है। अरे यार, थाने पे क्यों, आपके मोबाइल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जो आपको जो है ना, आपको अपना जो है ना गवाही देने के लिए थाने आने की क्या जरूरत है? ना आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए गवाही जाने की जरूरत है, ना नहीं, गवाही जो देने के लिए पुलिस जाने है की। दो गवाहों के आधार पे ही एफआईआर बनाता है, तो उन दो नहीं नहीं, गवाह। एफआईआर गवाह के लिए गवाही नहीं चाहिए होते हैं। एफआईआर के लिए कंटेंट चाहिए कि आपके खिलाफ ऑफेंस कायम हुआ है। और क्राइम फ्री भारत का मॉडल कह रहा है कि भाई साहब, आपको पुलिस को नहीं बुलाना है, आप तो बटन दबाओ, हम ट्रेंड वॉलंटियर को भेजेंगे। और ट्रेंड किसके में करेंगे? एम्प्लॉयमेंट गारंटी में। तो एक ट्रेंड बंदा अपने साथ मोबाइल लेके पहुंचेगा, जिसमें ढेर सारे सेंसर लगे होंगे, जो आपकी जो है ना चोट होगा उसकी भी फोटो ले लेगा, मेजरमेंट भी कर देगा। डॉक्टर भी साला झूठ नहीं बोल पाएगा। अच्छा। तो वो आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। यदि उसे जरूरत है कुछ एडवाइस की, तो वो इमीडिएटली बटन दबाएगा, तो जो है वकील महोदय जुड़ जाएंगे। यदि उसे कुछ डॉक्टर से भी पूछना है, तो बटन दबाएगा, तो जो पैनल पे डॉक्टर्स होंगे वो डॉक्टर जुड़ जाएंगे जी। और उनकी गवाही भी वहीं पे दर्ज हो जाएगी। देखो, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नियत की है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे कानून हमारे दुष्ट राजनेता नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद दुष्ट हैं, वो जेल चले जाएंगे। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि संविधान जो है ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए, या हम संविधान के उल्लंघन कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो संविधान का उल्लंघन डे वन से कर रहे हैं। देखिए, आपको फंडामेंटल राइट मिला है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन। आपका वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बना? आपके जो है ना बाकी सब चीजें कैसे हो रही हैं? कम से कम 55 ऐसे एक्ट हैं जो कि संविधान के फंडामेंटल राइट के विपरीत बने हुए हैं, और हम लोग ज्ञानी हैं, हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। हमने जो है ये पार्टी व्हिप का सिस्टम रखा है, तो आपका एमपी आपके ऊपर तो आपका तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, वो तो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ मजदूर है बेचारा। हाँ की जीतो ना के हार के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। तो किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप? यू आर नॉट इन डेमोक्रेसी। सर सर, जो जो आईपीसी है, ये भी तो संविधान का एक पार्ट है। नहीं, संविधान नहीं है, अलग से कानून है। जिसको इंडियन पिनल कोड एक अलग कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी कहते हैं वो अलग कानून है, एविडेंस एक्ट जो है अलग कानून है। इन तीनों के नए कानून 2023 में पारित हो चुके थे, और अभी 2024 में वो लागू भी हो गए हैं। 1 जुलाई से नए कानून जो है ना लागू हो गए हैं, बट दे आर द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। इसमें आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। आपकी सुनवाई अच्छी होने लगी क्या थाने में? नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या पुलिस अच्छी विवेचना करने लगी? नहीं नहीं। क्या आपको जो है ना वकीलों को फीस नहीं देना पड़ती हो? क्या आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में कुछ कमी आई क्या? जी। आ गई है? नहीं नहीं। तो फिर ये कानून बनाए क्यों गए हैं, जिसमें लिखा जाता है कि ये पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है? ये लिखने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, काहे के लिए बनाए थे कानून? जी। इसकी आत्मा क्यों नहीं बदली है? जो मैं कह रहा था कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, परजरी का ऑफेंस होगा जिसमें 4 तरीके के ऑफेंस होंगे। ऑफेंस फॉर फाइलिंग फॉल्स एफआईआर, ऑफेंस फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, ऑफेंस फॉर फॉल्स इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को भी घेरेंगे, और ऑफेंस फॉर फॉल्स एडवोकेसी इन द कोर्ट। वकील का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, जेल चला जाएगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा यदि वो जानबूझकर झूठी दलील देगा तो। वकील भी जेल जाएंगे भाई साहब। लेकिन इनके जो 5 जो राइट दिए गए हैं पुलिस को, जैसे पुलिस एविडेंस एक्ट है, पुलिस ऐसे करके है, करो, ये 2 मिनट में बदले जा सकते हैं। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चुने हुए नेता ही बदल दें, लेकिन ये तब बदलेंगे जब ये मजबूर होंगे और बेबस होंगे। उसके लिए तो हम कह रहे हैं कि 10-10 को जोड़कर 100 करोड़ हो जाओ, कल जो है ना ये अपने लाभ के लिए कर देंगे। और हम 2-3 दिन पहले एक एनजीओ में काम करने वाले बेचारे अनपढ़ गवार ही थे, वो पांचवीं पास थे वो, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। हमारे मॉडल को सुनने के बाद उन्होंने कहा, डीजी साहब ये तो आपने वही कर दिया। बोले क्या? बोले हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है। जी। तो आपकी ना हींग लग रही है, ना फिटकरी लग रही है, और आपको रंग चोखा मिल रहा है। और यही काम राजनेताओं के साथ भी हो रहा है। हम राजनेताओं से ये नहीं कह रहे हैं कि भैया तुम पास कर दो, हम राजनेताओं से नहीं कह रहे कि तुम समझ लो। जैसे अभी आपसे हमने कहा आप क्यों समझना चाहते हैं, ऐसे हम राजनेताओं से कह रहे हैं आप क्यों समझना चाहते हो, अभी मत समझो, हम पका के आपको देंगे तब समझना ना आप, ठीक है ना? अभी मत समझो, हम पका के देंगे आपको, आपसे ही अनुमोदित कराएंगे। तो हम राजनेताओं से कह रहे हैं कि तुम तुच्छी राजनीति करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट?
तुम जितना भी घटियापन कर सकते हो करते रहो, जब तक हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे तुम फिर घटियापन कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो 2-4 साल आप कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ 2 काम करने के लिए कह रहे हैं कि भाई साहब आप मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव और 5 फंडामेंटल राइट बना दीजिए, और उन्हें जो है ना कैबिनेट रैंक देके पावर दे दीजिए। वो जो है ना खुद लोगों को खोज कर, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, उनको अपने अपने क्षेत्र का जो है ना टास्क फोर्स का हिस्सा बना देंगे। मॉडल और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, उसे उनकी मदद से रिफाइन कर लेंगे, और फिर जो है उसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के सामने डिलीवरेट किया जाएगा, फिर उन्हें जो है पब्लिक के साथ डिलीवरेट किया जाएगा, फिर इसके बाद जो है ना वो राजनेताओं के पास जाएगा। राजनेताओं को से पार्लियामेंट में सब पक्की पकाई चीज रहेगी, जनमत भी बना होगा, बस पास करना है। और यदि वो पास करेंगे तो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे। सर एक छोटी सी एक बात करूं, क्योंकि दशहरा का पर्व चल रहा है, इसी उपलक्ष्य में बात करूंगा। जैसे रामचंद्र के सामने एक समस्या थी, उनकी सीता खो गई थी, हाँ। पता चला कि सीता को रावण ले गया है, हाँ। तो उन्होंने अपने जैसे बहुत सारे दोस्तों को पकड़ा, और एक मंथन हुआ। जब पता चल गया कि सीता तो है लेकिन समुद्र के उस पार हैं, तो एक विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, और उस मंथन में जबकि वो पुरुषोत्तम थे, वो अंतर्यामी थे, उनको लोग भगवान भी कहते हैं, ठीक है। सब कुछ के बावजूद भी वो आदमी मंथन करता है, मंथन करने के बाद योजना बनती है, ओपन योजना बनती है 10 लोगों के बीच में या 100 लोगों के बीच में, कि किस तरह से हम लोग फाइट करें। और वो फाइट करके सीता को मतलब वहां से लाते हैं, रावण को परास्त करते हैं, सीता को जीत करके लाते हैं। मैं कह रहा हूं कि सीता रूपी जो यहाँ बेरोजगारी है, बीमारी है, भुखमरी है, नॉन एजुकेशन है, इन सब चीज़ों को दूर करना है। ये सारी चीज़ें हमारे मैथिली शरण गुप्त जी को पता है, इनको इनका इलाज कैसे करना है। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ एक ऐसा कॉन्फ्रेंस या एक ऐसी बैठक करके अपने बातों को लोगों तक पहुँचा करके उसको। आपकी बात बहुत सही है, तो इस तरह कि आप जानते हो तो आप उससे मरते हो, लड़ते भी हो। मेरी बात सुनिए, आप क्यों लड़ते हैं? मेरी बात सुनिए ना, मैं लड़ नहीं रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लड़ते हैं, आप सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हैं, मिटने के लिए तैयार हैं। मेरी बात समझिए, इसलिए कि आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त के पास वो चीज है कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी जाए तो भारत महान भारत बन जाएगा, और इससे विश्व गुरु बन सकता है। ये चीजें मैथिली शरण गुप्त को पता है। ये चीजें राम को भी पता चल गया था, जटायु ने बता दिया था कि सीता मैया वहां पे है। इसके बावजूद इनको बंदरों ने भी बताया सर, जब सारी चीजों को लोगों को पता चला, बल्कि मंथन हुआ उस चीजों को। तो ये क्या है कि थोड़ी सी आप ही अपने जैसे नॉलेज को, अगर इस पूरे देश के अंदर केवल 10 लोगों को साहब मैथिली शरण गुप्त बना दे, 10 लोग मैथिली शरण गुप्त, एक को भी मैथिली शरण गुप्त बनने की जरूरत नहीं है। एक भी व्यक्ति को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, एक भी व्यक्ति को जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है। गुरु जी सर, एक मिनट, मैं कह रहा हूं उतना सुन लीजिए ना। देखिए मेरा कहना है कि देखो, भगवान राम ने अपने समय पे किया, फिर कृष्ण आए तो उन्होंने अपने समय की बात की। अब मैथिली शरण गुप्त अपने समय की बात कर रहे हैं, सुनो उनके अपने मदद से। हम जो है ना भगवान राम के समय का जो है ना समय थोड़ी है ना, उस समय जैसे जो बदमाश होते थे वो रावण जैसे गुड़ी होते थे, जो भगवान की सफलता के लिए यज्ञ हो रहा था, तो उस यज्ञ को कराने के लिए रावण आया था, और रावण इतना ज्ञानी था कि वो यज्ञ तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि अर्धांगिनी ना हो। तो आपको मालूम है वो सीता जी को साथ में लेके गया था। मतलब रावण जो है उनका जो है वो पंडित भी था, अपने पुष्पक विमान अपने विमान से गया था, साथ में सीता जी को लेके गया था, और राम का जो है वो हवन जो है ना कंप्लीट कराया था, यज्ञ कंप्लीट कराया था, अपने को मानने वाला। क्या आज अरे मेरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात भी सुन लो ना। मैं ये कह रहा हूं कि आज की दुर्व्यवस्था में वो ज्ञानी पंडित रावण जैसे लोग नहीं हैं। हम बहुत बड़े दुष्टों से लड़ रहे हैं, इन दुष्टों से यदि आप लड़ेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त ने आज की स्थितियों का आपको बहुत आसान उपाय दे दिया है। जैसे नारद जी भटकते हुए गए थे और उन्होंने कहा कि कलयुग में जो है ना हर व्यक्ति को जो है यातना हो रही है, प्रभु कोई उपाय बताओ, तो उन्होंने सत्यनारायण की कथा बता दी थी। अब इस युग में मैथिली शरण गुप्त भटकते भटकते आपको जो है ना एक दूसरी कथा बता रहे हैं कि भाई साहब आपको ना ये करना है।
मैथिली शरण गुप्त आपको सत्यनारायण की नई कथा बता रहे हैं कि भाई साहब ना आपको जो है ना पैसे देना है, ना आपको जुलूस निकालना है, ना आपको धरना देना है, ना आपको कहीं कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास जाना है, ना आपको जो है ना किसी कोर्ट कचहरी जाना है, ना आपको कहीं धरना देना है, और तो और आपको अपनी सोच नहीं बदलना है, चिंतन नहीं बदलना है, क्रियाकलाप नहीं बदलना है। बस केवल इतना ही पूछ रहे हैं, भैया अच्छा भारत चाहिए? और यदि अच्छा भारत चाहिए तो 4 सिंपल उपाय कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, हमारे हर मैसेज में जो है ना क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने का जो है ना वो दिया है, उसको डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप अपना फोटो डालेंगे, अपने बारे में लिखेंगे और एरिया पिन कोड डालेंगे, आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। ऐप को खोलिए, उसके नीचे प्रोफाइल को क्लिक करिए तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, सभी को शेयर कर लीजिए। 10-10 लोगों की सूची बनाइए और उनसे चर्चा करिए, उनको संकल्प दिलाइए। इतने मात्र से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो भाई साहब आप ये दूसरे तरीके से क्यों करना चाहते हैं? यदि सत्यनारायण की ये कथा आपका कल्याण बिना तकलीफ के कर रही है तो मैथिली शरण गुप्त को अपने जैसे और मैथिली शरण गुप्त की क्या जरूरत है? और जो हम कह रहे हैं कि जो टास्क फोर्स बनेंगी उसमें मैथिली शरण गुप्त को खोज लेंगे ना, जो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। मॉडल्स तो बने हुए हैं, उनको रिफाइन करना है, उसमें मैथिली शरण गुप्त का सहारा ले लेंगे ना। अभी क्यों बेचारों मैथिली शरण गुप्त को तकलीफ दी जाए? अभी तो नरेंद्र सिंह जी को तकलीफ देना है कि भाई साहब अपने लोगों को जोड़ लो। हालांकि नरेंद्र सिंह जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी बेटियों से लेके पत्नी से लेके सभी को जोड़ा है, तो उतनी क्रेडिट मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी को देना चाहूंगा। जी जी जी। अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हुआ है? नहीं, शंकाओं का समाधान है सर, बात में दम है आपके। बहुत दिनों बाद आज मैं अंतर्मन से कह रहा हूँ, बात में दम है। बहुत दिनों बाद आपसे मेरी 50 बार बात हुई है, 20 मीटिंग मैंने अटेंड किया है, लेकिन अंतर्मन से मैं ये जो 100 करोड़ वाली बात थी ये मैं समझ ही नहीं पा रहा था। आज जाके मेरे समझ में आया है कि वाकई में इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो जो वो ज्ञानी व्यक्ति जो कि 5वीं पास थे बेचारे, मुझे वो 5वीं फेल थे, उन्होंने सही कहा ना इस मॉडल को सुन के। उन्होंने कहा डीजीपी साहब हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए, आपका तो मॉडल इतना सुहाना है, बस लग जाए। ये उनकी कही हुई बात नॉर्मल है, हाँ, लेकिन सीरियस बात यह है कि मैं नरेंद्र सिंह ये कह रहा हूँ, सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये 100 करोड़ जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये देखिए ना, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये नरेंद्र समझ गए कि 100 करोड़ कोई बात नहीं है। ये माननीय मैथिली शरण भी समझ रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोटी या बड़ी, एक मिनट, आप क्यों समझना चाहते हैं? आप ये मानो कि नए युग में जो है मैथिली शरण गुप्त आए हैं, उन पे विश्वास कर लो, वो आपसे ना पैसा ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो क्यों समझना चाहते हो? बिना समझे हुए 4 उपाय करने के लिए दे रहे, कह रहे हैं कर दो भैया, क्या बिगड़ रहा है, क्या हो जाएगा? कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल को क्यों नहीं नरेंद्र सिंह या मैथिली शरण पूरा करते हैं? दिक्कत क्या है? क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त नरेंद्र जी को हमेशा तो जगा रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं, मुंबई भी ले जा रहे हैं, वहाँ जो दुष्ट बैठे हैं वो अपनी मेहमान गा रहे हैं। 100 करोड़ तो जब ये चीज को आप समझ गए, हम समझ गए, तो हम दोनों मिलकर जोड़ते क्यों नहीं 100 करोड़? मैं तो लगा हुआ हूँ। कैसे लगे हैं? मैं तो रोज जो है ना अपना मैसेज जा रहा है, लोगों से बातें हो रही हैं। नहीं, आप लगे हैं सर, 100 करोड़ हो क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहे हैं कि नरेंद्र जी अपना काम नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र जी जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनको संकल्प और शपथकृत नहीं कर रहे हैं। इसको मैथिली शरण गुप्त को नहीं करना है। मैथिली शरण गुप्त को तो 90 लोगों को जोड़ना था, उन्होंने 1721 लोग जोड़ दिए। तो मैथिली शरण गुप्त तो अपना काम ओवरडू कर चुके हैं, राइट। अब जिनको जो नरेंद्र सिंह ने भी काफी लोगों को जोड़ दिया है। मेरे घर कितने लोगों को जोड़ा है? 100 के आसपास। नहीं, 97 जोड़ा है, आपने कल ही देखा था। 3 कम था, जिसमें मैंने कहा था 3 और जोड़ लो, कम से कम राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे आप। अच्छा जी, क्योंकि 100 को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। तो आप यदि 3 और जोड़ लेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। तो 3 आज ही जोड़ हैं, इन 3 को जोड़ दूंगा अभी। हाँ, तो आप राष्ट्रीय अधिकारी आप अपने आप बन जाएंगे। वो सिस्टम अपने आप को बना देता है, आपको हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, वो मीना का है, मीना। 1 मिनट छोड़े उसको अभी।
अच्छा, छोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी। नहीं वो कांटेक्ट में है, काम कर रहा है, वो लगा हुआ है, वो एक सिंसियर आदमी है, लगा हुआ है। अच्छा, मीटिंग मीटिंग भी होती है क्या नहीं बीच नहीं, में? वो मीटिंग हमको अलाउ नहीं हो रही है, और बाकी कोई ले नहीं पा रहा है। अच्छे ये ऐप दुष्टता कर रहा है ना, ये तो किसी के इशारे पे दुष्टता कर रहा है। अच्छे। हाँ, ये जो है, किसी का डर दिख रहा है, किसी का ठीक। सिंहासन हिल रहा है, मैत्री शरण गुप्त की आवाज से लोगों के हाँ। सिंहासन हिल रहे हैं। नहीं तो बताओ, अदने से डीजी का 1000 ऐप चल रहे हैं उसी कुटुंब ऐप पे, मैथिली शरण गुप्त का अकेला ऐप बाधित क्यों है? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का ऐप जो है ना, राज सिंहासन हिला रहा है इंद्र भगवान का। ये बात है। तो और इंद्र भगवान तो बेचारे डरे हुए हाँ। प्राणी थे, वो कोई भी तपस्या करता था तो बेचारे वो डर जाते थे। तो आज के इंद्र भगवान भी डर ही रहे हैं, और क्या है। सही बात है। तो आप ये देखो, जिनको आपने जोड़ा, क्या उनको संकल्पित और शपथकृत किया? क्या उन्होंने आगे जोड़ा? और आपने उनको फिर फोन लगा के क्यों नहीं कहा, भाई साहब मैंने आपसे बात की थी, आपको कोई कोई शंका सुबह है तो अपना वीडियो बना के डाल दो, नहीं तो अपने परिवार के 10 लोगों को जोड़ दो, और उनको भी संकल्प और शपथ दिलाओ। वो आगे 10 नहीं जोड़े तो उनकी जिम्मेवारी है कि अपने लोगों से बात करेंगे, भाई साहब आपने 10 क्यों नहीं जोड़े जी। और उनकी जगह वो नहीं जोड़ पाते तो किसी दूसरे को जोड़ लीजिए। और इन एनी केस यदि आदमी जुड़ गया है और किसी को नहीं जोड़ रहा है तो 90 करोड़ में तो आ गया ना वो। जी जी। तो आप नए व्यक्ति को खोजो, जो 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99 करोड़ का खाता पूरा हो गया। यदि 20 लोगों को जोड़ दिया तो 99.9 करोड़ का खाता पूरा हो गया। बिल्कुल यदि बिल्कुल। 30 लोगों को जोड़ दिया तो 99.99 का खाता पूरा हो गया। तो जी जो जी। जितना करते जाए उतना अच्छा है, लेकिन आपको उसको लगातार मोटिवेट तो करना पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि मोटिवेट करने की मैथिली शरण गुप्त की जरूरत है, तो वो जिस संस्था का है, कहो भैया तुम यहाँ पर कोई आयोजन कर लो, हम मैथिली शरण गुप्त को बुला लेंगे। जी। लेकिन मैथिली शरण गुप्त अपना आयोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना आयोजन करेंगे तो पैसे खर्च होंगे। यदि आप अपना आयोजन करेंगे तो जो दुष्ट शक्तियां हैं वो विघ्न करने पहुंच जाएंगी, वो ये सुनिश्चित करने पहुंच जाएंगी कि कोई उसमें पहुंचे ना। तो आप और डेमोरलाइज होंगे। तो पैसा कहां से आएगा? तो इन्हीं दुष्टों जैसा पैसा इकट्ठा करोगे तुम। फिर जिन दुष्टों से वो करोगे, उन दुष्टों का आप हित साधोगे। बात समझ रहे हो ना? जी जी। तो जी, फिर आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? आप भी एक दूसरे केजरीवाल बन जाएंगे। जी। इसलिए ये मॉडल हमारे तरीके से ही चलेगा। और मेरा तो कहना ये है कि यदि आपको आज सद्बुद्धि नहीं आ रही है तो इसमें आपकी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर ली। आपकी मत हरी हुई है, अभी तो आपको इसी व्यवस्था में जूते डंडे खाना है, खाइए ना, आनंद लीजिए। यदि आपको वर्तमान व्यवस्था में आनंद आ रहा है तो हु इज मैथिली शरण गुप्त के आपके आनंद को कम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप आनंद लीजिए। जब आपका आनंद, जब आपका कहा था कि अगर आप व्यापारियों ने, छात्रों ने, अगर आप नौजवानों ने साथ दे दिया तो 3 महीने के अंदर पूरे देश की व्यवस्था सही हो जाएगी। कोई नहीं साथ दिया, कोई साथ नहीं दिया। नहीं, नहीं, इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि प्रभु को ने अभी इसी व्यवस्था के तहत जूते लाते डंडे खगवाना था और आपको उस व्यवस्था में आनंद लेना था। और यदि आपको आज की दुर्व्यवस्था में, जहां आपको अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है, आपकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, इन राजनेताओं के गुंडे आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप उनके भय से क्रांत हैं, आपको लग रहा है कि यदि हम क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे छापा मार देंगे। तो ऐसी दुष्ट व्यवस्था में आपको हम एक ऐसा फार्मूला दे रहे हैं जिसमें किसी को कुछ नहीं करना है और फिर भी आप नहीं जुड़ रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है, देखो मैथिली शरण गुप्त घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं। पानी यदि उसको प्यास नहीं पीना है तो हम पिला नहीं सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को इंतजार करना पड़ेगा कि घोड़े को प्यास लगने दो। आज इसी व्यवस्था में उसे सफर करने दो, जब प्यास लगेगी तो वो मैथिली शरण गुप्त को खोजते हुए आ जाएगा। बस एक वो चला नहीं, आप कहां तक मेरे विवेचन से सहमत हैं? सर आपकी विवेचना से 500% सहमत हूं। नहीं, ये बात कि यदि हम आयोजन करेंगे तो ये दुष्ट ये सुनिश्चित करेंगे कि उसमें 5 आदमी ना पहुंचे। बिल्कुल। और उससे आप ऑल डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त क्यों डिमोरलाइज हो?
मैथिली संकुल तो अपने पैसे क्यों खर्च करें? यदि आपको लग रहा है कि मैथिली को बुलाने से आपका कुछ लाभ होगा तो आप आमंत्रित करो ना, हम आश्वस्त करते हैं कि हम आपके आमंत्रण पे पहुंचेंगे। अच्छा, वहां 5 आदमी होंगे तो वो आपकी काम एक नाकामयाबी या कामयाबी है, या 5000 होंगे तो आपकी कामयाबी है। हाँ, उसका ठीकरा मैथिली के सिर पे नहीं आएगा ना। बिल्कुल। आप ये नहीं कहेंगे कि आपको 848 क्यों मिले हैं। मैं ये पूछता हूं कि जो विद्वान 20 करोड़ से ज्यादा वोटर थे, उन्हें मेरे तुलना में कौन अच्छा दिख रहा था? जरा आके हमारे जो है ना लाइव चैनल पे डिस्कस करें कि साहब हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि मुझे ये बड़े महान व्यक्ति लग रहे थे। हाँ, नहीं तो वोटर बताए ना कि साहब हमने आपको वोट क्यों नहीं दिया। जी। अभी आप भोपाल में हैं या कहीं बाहर है? मैं भोपाल में। भोपाल में ही है जी। और बिटिया 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 सब अपनी अपनी जगह पे हैं। अच्छे अच्छे, अकेले बस श्रीमती जी और आप? तब कैसे बात बनेगी? क्यों? 2 ही लोग हो तो झगड़ा कैसे होगा? अरे 2 लोग तो दंगल कर लेते हैं। हम भी घर पे 2 ही लोग हैं तो 2 लोग आप भी दंगल करने में जब भी जो है ना श्रीमती का दंगल हो जाती है सर, दंगल हो जाती है, आए दिन हो जाती है दंगल, इसमें 2 राय नहीं है। हाँ, तो बल्कि बच्चे रहते तो दंगल नहीं हो पाता है। हाँ, क्योंकि वो बीच में व्यवधान पैदा कर देते हैं ना। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए मऊ आइए सर, मऊ आइए। देखिए आप आमंत्रित करेंगे? आमंत्रित मैं ऐसे नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप आओ तो कम से कम यहाँ बार एसोसिएशन में बैठिए। इतनी फुर्सत नहीं है। इतनी फुर्सत नहीं है। यदि आप आयोजन करेंगे तो मैं जरूर समय निकाल के आयोजन के लिए बात करूंगा और काहे के लिए कर रहा हूँ। तो आप आयोजन करिए ना, हम पहुंचेंगे उसमें। एक तो हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप जो है ना चाय पे लोगों को आमंत्रित कर लीजिए, भोजन पे आमंत्रित कर लीजिए, आप जो है किसी धार्मिक आयोजन करके आयोजन कर लीजिए, आप तो बच्चे के जन्मदिन पे भी इसका आयोजन। मैं ये कहूंगा ना, इलाहाबाद बार एसोसिएशन में जो पंडित से हमारी बातचीत हुई थी, जो वकील साहब थे कलकत्ता में, तो उन्होंने आयोजन तो नहीं किया ना? नहीं किया, मेरी बात हुई है। हाँ। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रुक जाइए, एक पंथ 2 काज होगा। 22 जनवरी को शादी है। हाँ हाँ, तो आप 23 को इलाहाबाद में रख लीजिए प्रोग्राम। नहीं, मुझे नहीं रखना है, रखना उन्हें है। देखिए मुझे नहीं रखना है, रखना उन्हें मुझे आमंत्रित करना है, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। देखिए मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं अपनी तरफ से कोई आयोजन नहीं रखूंगा, क्योंकि जो भी मैं आयोजन करूंगा वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, दूसरों को मालूम पड़ जाएगा, वो उसमें विघ्न डालने के लिए अपनी शक्ति लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आयोजन किसी दूसरे का हो, और मुझे उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें 5 लोग हैं कि 10 हैं कि 15 लोग हैं, मेरी कोई शर्त नहीं है जी, क्योंकि जो वहां लोग हैं उनको तो मैं एड्रेस ही नहीं कर रहा हूं। मेरी तो बात रिकॉर्ड होके यूनिवर्स में पहुंचना है, यूनिवर्स में पहुंचना है। तो मेरे लिए मायने ही नहीं रखता है कि कोई सामने है कि नहीं है। जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं, ये कल तक यूनिवर्स में पहुंच जाएगी। जी, तो अभी तो हमारे सामने कोई नहीं है ना। नहीं, लेकिन इसे सुनने वाले हजारों लोग होंगे, और कुछ लोग अभी सुन लेंगे, कुछ लोग मेरी मौत के बाद सुनेंगे। बिल्कुल, जब तक ये सिस्टम रहेगी तब तक चलता रहेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चलिए इस वार्तालाप, बधाई सर। चलिए बहुत जल्दी बधाई, आपने समय दिया, आपने इतना ज्ञान दिया नरेंद्र सिंह जैसे। देखो यदि हम लोगों को जगा लेंगे तो उन्हें बिना तकलीफ के महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, लेकिन यदि उन पे अभी भी दुष्टता सवार है तो प्रभु के नियम के अनुसार उन्हें वर्तमान व्यवस्था में अभी और घोर और जूते लात खाने हैं। देखो एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, उससे कुछ ज्ञान मिलेगा। बताइए। शिव जी और पार्वती जी विचरण कर रहे हैं हवाई मार्ग से ऊपर जी, और एक शिव जी का महाभक्त जो है वो अंदर, वो नीचे जमीन पे जो है ना बहुत परेशान है, दुखी है, सब तरह के कष्ट झेल रहा है। तो पार्वती जी की उस पर नजर पड़ती है, कहते हैं प्रभु आपका इतना बड़ा भक्त है और वो इतने कष्ट में है, चलो नीचे उतरते हैं, उसका कष्ट दूर करते हैं। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, रहने दीजिए, उसे जो कुछ भी मिल रहा है उसके हिस्से का मिल रहा है, उसे लेने दीजिए, वो इसी लायक है। तो पार्वती जी जिद करने लगी। अब नारी की जिद के सामने तो शिव जी को मानना पड़ा, तो नीचे उतरे दोनों, राइट, और दोनों उसके सपने में उतरे बेसिकली, राइट।
और उससे कहा कि आपके सामने शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों हैं और आप हमारे प्रभु शंकर जी के जो है ना वो है, तो मैं इनके बिहाफ से आपसे कहती हूँ कि आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा, राइट? तो शिव जी कहते हैं नहीं, मेरी एक शर्त भी है, ये जो कुछ भी मांगेगा इसे मिलेगा, लेकिन इसके पड़ोसियों को इसका दुगना मिलेगा जी। अब बस ये बात होके जो है ना दोनों हवाई मार्ग से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नींद खुलती है तो देखा कि वो चारपाई जो है ना वो होती थी अपने वाली जो वो वाली मुझे वाली जो चारपाई होती है, उस खराड़ी चारपाई पे वो बेचारे पड़े हुए नंगे बदन और वो गड़ रही है। वो कहते देखो कितना है, बोले यदि यदि यही देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, यदि यही महल के ऊपर ये चारपाई होती तो कितना अच्छा होता। तो खट 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 नीचे से महल आ गया। अरे बड़ा खुश हुआ यार, यार ये तो महल आ गया। बोले यार ये महल का क्या फायदा है, यदि ये कोई रानी होती और वो भी सुंदर सी तो मजा आता। पैर दबाने को मिलता। तो खर खर खट से जो है ना रानी पैदा हो गई जी। अब इनको लगा कि यार अब तो यार बड़ा मस्ती आले है, तो बगल को देखते दिखाते हैं कि साहब हमारे क्या जलवे हैं। तो जैसे ही उठ के खड़े हुए अपने रानी के साथ विचरण करने लगे तो देखे सबके दो दो महल हैं, दो दो रानियां चपेटे हुए हैं सबको ही। बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। अब सोचने लगा क्या करें क्या करें क्या करें क्या न करें। तो उस दुष्ट के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा कि यदि मेरी एक आंख चली जाती है तो मेरा तो एक बाजार बंद होगा। तो उसने कहा हे प्रभु मेरा एक दरवाजा बंद हो जाए, मतलब मेरी एक आंख चली जाए। हाँ। जिससे बाकी दो लोग अंधे हो गए, पूरा मोहल्ला अंधा हो गया। करेक्ट। तो जो शंकर जी ने कहा था ना कि महादुष्ट है, इसी लायक है, इसको इसके लाभ छोड़ दो, तो उसे महल से और रानी से संतोष नहीं हुआ, उसे संतोष मिला अपनी एक आंख फुड़वाने से। आपकी बात का जवाब कुछ मिला आपको? एक आंख फुड़वाने से सबको अंधा बना दिया, पूरे देश को, पूरे देश को अंधा बना दिया है। हम सब लोगों को अपनी एक आंख फुड़वाने में आनंद आ रहा है, और जब तक ये आनंद आपको आएगा तब तक मैथिली शरण गुप्त की बात आपको समझ में नहीं आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैथिली शरण गुप्त को अपनी बात कहते रहना चाहिए, जिन जिन को समझ में आता जाए वो अच्छी बात है, लेकिन ये 100 करोड़ तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल राइट। तो जैसे जैसे लोगों को समझ में आती जाएगी ये 100 करोड़ पे पहुंच जाएगी, और 100 करोड़ पे पहुंच जाएगी तो मेरी गारंटी है कि आपके चुने हुए नृत्यों के माध्यम से हम आपको कल से देना चालू कर देंगे। और यदि वो नहीं मानेंगे तो हमारे चंद्रगुप्त पूरे 543 ना जीते, ये संभव ही नहीं है, तो हम खुद पार्लियामेंट में बैठ के आपको अच्छा भारत दे देंगे। सर इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी हो बेकार नहीं जाती है। कोई भी बीज आपने डाला यूनिवर्स में वो फलेगा फूलेगा सर। ओके। अगर आपने गंदी चीज डाली है वो भी फलेगी फूलेगी, और अच्छी चीज डाली है तो वो भी फलेगा फूलेगा। अब ये अलग की बात है कि गंदी चीज को फलने फूलने में कितना समय लगेगा, अच्छी चीज को फलने फूलने में कितना समय लगेगा। लेकिन हाँ, जब इतिहास बनेगा तो उस इतिहास की कड़ी में अच्छी या बुरी दोनों चीजें आती हैं। लेकिन जैसे मुल्क में जहाँ लोग राजनेताओं के तलवे चाटते थे, जहाँ राजनीतिक पार्टियों में बैठ करके लोग मुजरे सुना करते थे, वहीं एक आदमी आवाज लगा रहा था, और ऐसी आवाज लगा रहा था, उसकी आवाज जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, और लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना, लेकिन वो बात वाकई में काम की है। और हो सकता है ईश्वर कहीं सुन रहा है हम लोगों की बातों को, तो भविष्य में इन सारी चीजों की जब जरूरत पड़ेगी तो व्यक्ति चाहिए ना, तो भगवान तो आएगा ना धरती पे। वो व्यक्ति में ही भगवान है। तो वो व्यक्ति चाहिए ना काम करने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहिए ना, उसे राम चाहिए ना, कृष्ण चाहिए ना। देखो ये बात मैंने आपसे कई बार कही है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं और जितना कुछ भी मैं इतना विस्तार से बता पा रहा हूं, ये एक पुलिस ऑफिसर की सामर्थ्य और अनुभव के बाहर की बात है। तो ये तो कॉस्मोस ही करा रहा है। तमाम डीजीपी रिटायर होके मस्ती मारे राजनीतिक गलियारों में सर, हिम्मत नहीं, औकात नहीं लोगों के बोलने की। क्या बात करते हैं आप? मैं एक दो लोगों से तो मैं मिला ही हूँ। डीजीपी
इनसे क्या नाम है, विक्रम सिंह से भी मेरी बातचीत हुई थी उन दिनों। विक्रम सिंह का जो है वीडियो हमारे क्राइम फ्री भारत पर भी है, उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है जी। तो हम्म। विक्रम सिंह को चाहिए, जो चीज चाहिए वो ले रहे हैं वो। उनको क्राइम फ्री भारत मिशन से क्या मतलब है साहब? फिर भी अच्छे इंसान हैं, कम से कम वो जुड़े, कम से कम उन्होंने सराहना की, और उनकी सीमाएं हैं। देखो उनका दामाद जो है वो आईजी है इस समय। हाँ, वो एक सीमा में रह के करेंगे तो उनको चारों तरफ आनंद रहेगा। वो खुद वाइस चांसलर हैं। हाँ, तो वो वर्तमान लाभों वो का नहीं कर दोहन पाएंगे करते। सर, जो आप नहीं कर रहे हो वो नहीं कर पाएंगे, उनकी नहीं, सीमाएं लेकिन हैं, उनका आप सोच और चिंतन हमारे जैसा ही है। नहीं, चिंतन तो है उनका, हाँ, पर उस चिंतन के साथ एक्शन नहीं है सर। चिंतन से क्या होता है, एक्शन है ये नहीं है। एक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनके ध्येयों में कुछ दूसरी चीजों में नुकसान करेगा। हाँ, बहुत 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 बहुत। तो उस नुकसान को वो सहने के लिए तैयार नहीं है, बस, और कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कल जो है हो सकता है कि वो जाग जाएं और कहें बॉल्स टू एवरीथिंग, मैं तो ये साथ में हूं। मैं विक्रम सिंह जी का वीडियो निकाल के देखता हूं, कहीं ना कहीं पड़ा है। जी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है क्राइम फ्री भारत के लिए एक वीडियो बना के भेजा था जी, जो क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश है। मैं उसे खोजता हूं। जी खोजिएगा, भेजिएगा। जरूर जरूर जरूर। ठीक सर, ठीक सर। हमारी सभी से बात हो रही है, आपके जो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं उनसे भी होती, सभी से होती है। हाँ, मैं सभी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी भी एक सीमा हो गई है सर, वो भी उस सीमा को क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं, जब उन्हें महसूस हो जाएगा कि सीमा को क्रॉस करना एक, हमने अपनी सीमा, हम हाथी हैं जिसे शुरू में जो है मोटी चैन से बांधा गया, फिर पतली रस्सी से बांधा गया, और आज भी पतली रस्सी से बंधे हुए हैं, जिसे मैं थोड़ा सा भी हिल जाऊंगा तो टूट जाएगी। बस हम साइकोलॉजिकल बंधे हुए हैं तो बंधे हुए हैं। हम अपने आप को कमजोर मान रहे हैं तो मान रहे हैं। ये बताओ मैथिली शरण गुप्त अपने आप को कमजोर क्यों नहीं मान रहे हैं? उनमें कोई डर क्यों नहीं है? मैथिली शरण गुप्त के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस विराजमान हो चुके हैं। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं हो सकता नहीं है, यही सही है, क्योंकि इतना फ्रैंक कोई बोलने वाला है नहीं भारत में, जो चैलेंज करता हो कि आईपीसी ये है, फलाना ढिकाना है, पुलिस की घटिया व्यवस्था है, पुलिस जो है ऐसे है। मतलब जो आदमी उस व्यवस्था से निकला हुआ है वही आदमी इस व्यवस्था की बात कर रहा है, और सामने वाला यही कहेगा कि इतने दिन डीजीपी बन के कर क्या रहे थे, आईजी बन के कर क्या रहे थे, अब रिटायर हो गए तो अब अंग्रेजी बोल रहे हैं, भाषण मार रहे हैं। ये भी बात कहने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन इन सबके बावजूद भी आप अपनी बात रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको मालूम है कि हमने इस व्यवस्था में रहते हुए भी बहुत तीर मारे हैं जी, बहुत ज्यादा। और ये जो क्राइम फ्री भारत की जो अवधारणा है, इसकी फॉर्मल कॉन्सेप्ट नोट सन 2017 जब मैं सिटिंग डीजी था उस समय भेजी गई। अच्छे 2019 में इसे भारत सरकार ने मान्य किया गया जी। 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को एक ड्राफ्ट कानून भेजा गया कि यदि क्राइम फ्री भारत को जमीन पे उतारना है तो इस कानून को पारित करना हो। वो अभी भी भारत सरकार के पास लंबित है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि तब कुछ नहीं कर रहे थे, तभी कर रहे थे? देखिए, रजिस्ट्रेशन नहीं होता इसका। किसका? क्राइम फ्री भारत मिशन का। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक एनजीओ है, और नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत भारत सरकार का एक मिशन है जो भारत सरकार का है, जो पहले पीएमओ में ऑपरेट होता था, आजकल बीपीआरएनडी के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। और उस मिशन का जो है नोडल ऑफिसर मैथिली शरण गुप्त ही है। पहले ये मिशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से संचालित होता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने पर उन्होंने उसको पीएमओ से ट्रांसफर करके गृह विभाग भेजा, और वहां से अभी ये बीपीआरएनडी में संचालित हो रहा है। और बीपीआरएनडी में ही ये नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत भारत सरकार का मिशन है, जिसका आज डेट में भी नोडल ऑफिसर मैथिली शरण गुप्त ही है। वेरी गुड, सरप्राइज, क्या बात है। तो आपका फंक्शन क्या होता है, उसके प्रति क्या मतलब देश के प्रति जिम्मेदारियां निभाते हैं, आपकी ड्यूटी क्या उसमें नोडल ऑफिसर के रूप में? मैंने सब चीज भेज दी, उन्हें उसको कोई लेना देना नहीं, उन्होंने कचरे में डाल के रखा हुआ है।
ना उन्होंने वो कानून बनाया है, ना उन्होंने जो 3 कानून बनाए हैं उसमें उसकी आत्मा डाली है। तो भैया मैथिली शरण गुप्त का अच्छा भारत आज के राजनेताओं को तब तक नहीं, मतलब कि नोडल ऑफिसर का कोई मतलब नहीं है सर भाई आपको नहीं, नोडल ऑफिसर का बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन वो आपको निकाल के अपयश क्यों लेना चाहेंगे? अच्छा ये बात है। हाँ भाई बने रहो तुम, नहीं तुम बने रहो, तुम्हारी कोई बात हमें माननी नहीं है तो तुम बने रहो ना भाई, क्या दिक्कत है? जी देखिए यदि आप निकालोगे तो हम कल से कहना चालू कर देंगे कि मुझे निकाल दिया गया। अच्छे तो वो चर्चा में आ जाएगा। तो वो इतने देश के अंदर इतने सारे डीजी हैं, इन सारों में से आप ही को नोडल ऑफिसर क्यों बनाया गया, इसका कारण? क्योंकि कॉन्सेप्ट नोट मेरा था ना जी, वो कॉन्सेप्ट नोट आपका है, वो कॉन्सेप्ट नोट मैंने भेजा, उसको जो है सभी राज्य सरकारों को भेजा गया, फिर उसका पीयर ग्रुप रिव्यू हुआ, तब उसे जो है नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया गया। ये माइक्रो मिशन 06 के तहत नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे माइक्रो मिशन 1, 2, 3, 4, 5, तो जो माइक्रो मिशन 6 है, इट इज फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस, भविष्य की चुनौतियों को डील करने के लिए हमने नेशनल पुलिस मिशन का एक कॉन्सेप्ट उनको दिया था फॉर क्राइम फ्री भारत, जो भारत सरकार ने मान्य किया, या भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट ने मान्य किया, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने तो उसमें जो है ना हमको मिलने का समय दिया नहीं अभी तक। तो आपको आप अपनी बातों को रख सके, हमने तो उनको पूरा रिटर्न प्रेजेंटेशन भेजा था ना कि साहब ये बात है, ऐसे होगा, आप मुझे 15 मिनट का समय दे दीजिए। हाँ बस ये छोटा सा था, लेकिन नहीं दिया इन लोगों ने, जरूरत नहीं है। लोगों ने 15 मिनट का समय नहीं दिया, यही कहने का मतलब है ना? हाँ 200%। अभी भी मैं बीच बीच में मेल डालता रहता हूँ कि भैया आप मुझे समय दे दो। तो इसका अभियान क्यों ना मैं भी चलाऊं, सोशल मीडिया पे भेज करके, क्यों नहीं समय दिया जाता है मिस्टर डीजीपी मिस्टर मैथिली शरण गुप्त को? आप उनसे ये कहिए कि भारत के कल्याण के लिए, नहीं, भारत के कल्याण के लिए, आम जनता को 21 महालक्ष्यों के लिए, 5 मौलिक अधिकारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मैथिली शरण गुप्त को बुलाइए और उनको सुनिए। बस ठीक है, इतना स्टेटमेंट देता हूं मैं। बस इतनी बात, छोटी सी बात में ज्यादा क्यों लिखना है? हाँ बिल्कुल, हाँ वो सब बातें नहीं कहना जिसमें किसी का ईगो खड़ा हो। छोटी सी बात भैया, 21 महालक्ष्य आपके भी होना चाहिए, 5 मौलिक अधिकार आपको भी अपने लोगों को देना चाहिए। जी। और मैथिली गुप्त ने सब बनाया है, वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर, आपके खजाने पे खर्च नहीं डालेंगे। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम भाई 20 गुना ज्यादा पैसा आपके पास पहुंचा देंगे। लेकिन उनकी शर्त ये है कि भारत को टैक्स मुक्त करना पड़ेगा, भारत को पेपर करेंसी मुक्त करना पड़ेगा। ये 2 काम करेंगे, हम भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे। और भारत की इकोनॉमी जो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होगी, मैं कह रहा हूं वो 5 ट्रिलियन नहीं होगी, 500 ट्रिलियन होगी। क्यों? क्योंकि जब हम चारों तरफ राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे तो हमारी इकोनॉमी 500 क्या 5000 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो सकती है। सर मेरा एक और सवाल आपसे है, सर जानना चाहता हूं ज्ञान के लिए, एक चीज मुझे बताइए। मैं एक दिन सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, जापान का हर व्यक्ति 80 लाख का कर्जदार है, हर व्यक्ति। सुनिए, अमेरिका का भी हर व्यक्ति ऐसे ही कर्जदार है। मैंने जर्मन का देखा है, मैंने ब्रिटेन का देखा है, और ये सारे जितने भी मुल्क हैं, ये सारे मुल्क के लोग कहीं न कहीं, मतलब इनके मुल्क के लोग कर्जदार हैं, जिसमें जिसमें भारत की बात आती है तो भारत की जनसंख्या बहुत होने की वजह से हर व्यक्ति 35 से 40 लाख का कर्जदार है यहाँ भी। मेरी बात है। अब रही बात ये कि विश्व के अंदर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे ही विश्व वर्ल्ड बैंक है। तो ये सारे लोग इन्हीं जगहों से पैसा लेते हैं, जो इनको वीटो पावर जो माननीय नरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं अपनी वैदिक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता हूँ, जिसमें भवन, हर डिपार्टमेंट के हजारों डिपार्टमेंट होंगे, जिसमें ढेर सारे वो होंगे, ढेर सारी जमीन होगी जिसपे एक्सपेरिमेंट होगा, गौशालाएं होंगी, डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, और ये सब चीजें धन का निर्माण करेंगी। तो हमें आईएमएफ का पैसा क्यों चाहिए?
नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये मैं आपको कह रहा हूँ, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? हमारे लिए डॉलर क्यों रिलेवेंट है, बताइए ना। जी जी जी। हम उसकी जगह भारत विकास निधि का निर्माण कर रहे हैं ना। जी सर, हम तो अपना जो है ना धन का मॉडल भी साथ में ला रहे हैं ना। सर आपके पास तो ये सारी चीज है, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया के लोग कहाँ से कर्जे लेते हैं लोग, और क्यों कर्जे लेते हैं, जो अपनी जनता के यहाँ, ये क्या मैं पूरे दुनिया के लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं? अभी आपने पिछले साल या 1-1.5 साल पहले विकीलीक में देखा होगा कि वहां पर जो है वो लोग लॉबिंग के लिए जाने कितने करोड़ डॉलर्स जो है ना इनको बांटते हैं अपने नेताओं को। तो वो अकेला यहाँ थोड़ी है, वो तो वहाँ ज्यादा है। ये बात है। अच्छा, तो ये जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है, इनके पैसे कहाँ से आते हैं? वो दुनिया के लोग देते हैं। आपके पैसे उनके पैसे हैं। हाँ, आपके पैसे उनके पैसे। बिल्कुल समझ में आया। पूरे भारत की, पूरे विश्व की विश्व व्यवस्था का जो ठेका उनका है। नीदरलैंड का भी वही मैंने देखा। नीदरलैंड के ऊपर हर व्यक्ति के पास 60-60 लाख रुपए का कर्जा है, हर व्यक्ति के ऊपर है। नीदरलैंड छोटा सा कंट्री है, और हम कह रहे हैं कि हम आपको कर्ज मुक्त कर देंगे, तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया का ये अजूबा चीज हो जाएगा ना ये। तो यदि अजूबा चीज आपको सिर्फ 10 लोगों को जोड़ने से, संकल्प और शपथ से मिल रहा हो, तो हम कितने दुष्ट फिर भी नहीं। मुझे तो 3 ही जोड़ना है ना, और नहीं, 3 को जोड़ने पे आप जो है राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, तो आप तो जो है ना अपने जोड़ने के संकल्प में लगे रहिए ना, क्योंकि यदि मान लो ये राजनेता नहीं मानेंगे तो 543 ऐसे धनुर्धारी भागीरथी प्रयास करने वाले जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, हाँ, वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे और उन्हें जो है टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे और वो पार्लियामेंट भी जाएंगे। तो आपको तो जो है कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं, मऊ में जोड़ो, केवल मऊ में जोड़ के यहाँ पे चुनाव लड़ो, बस सीधी बात है। नहीं, आप देखो, यदि आप मैथिली संगुप्त की व्यवस्था के तहत लड़ना चाहते हैं, हाँ, तो आपको 543 की मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ ना। वो जो है ना संजय सेवाल का जो है ना कि हाँ भाई तुम हमारे संगठन मंत्री हो, तुम जो है ना लो टिकट, तो वो ये संजय सेवाल का टिकट नहीं है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन का टिकट है। इसे सिर्फ आप अपनी मेहनत से पा सकते हैं, और आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। अपनी मेहनत से यहाँ पे लोग खड़े हो जाएं, तो फिर जरूरत क्या है पैसा खर्च करने के लिए चुनाव में? हाँ, तो वैसे ही इलेक्ट हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इस मॉडल में टिकट आपके घर पहुंच रहा है। इस मॉडल में 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के रोज शपथ ले रहे हैं आपके लिए, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन EVM मशीन में जाकर इसी व्यवस्था के तहत आपको विजयी बना देंगे। तो ना तो आपको अपना लीफलेट छपवाना है, हाँ, ना आपको अपनी होर्डिंग लगाना है, हाँ, ना आपको टेलीविजन में आना है, हाँ, ना आपको अखबारों में आना है, हाँ, ना आपको भाषण देना है, ना, और ना ही आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाना है। हाँ, यदि उसकी गर्ज है, यदि वो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है, तो वो अपने संकल्प और शपथ के तहत आपको विजयी बनाएगा। अच्छा, जी, ठीक सर। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं, लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है। ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।